So hey students, welcome to Funded to YouTube channel. I am your social studies educator आयुष अग्रवाल और आज हम एक और वन शॉट की अपनी जो वीडियो है वो शुरू करने वाले हैं जो कि होगा नेशनलिज्म इन इंडिया पार्ट 2 पे। ठीक है, सो इससे पहले इस लेक्चर से पहले हमने नेशनलिज्म इन इंडिया पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया था जहां हमने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के इंट्रोडक्शन पे स्टॉप कर दिया था। ठीक है, वीडियो को, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाती है और बहुत कुछ डिटेल में समझाना होता है, इसलिए हमने वीडियो को पार्ट 1 और पार्ट 2 में तोड़ दिया है। और नेशनलिज्म इंडिया के पहले हमारे 3 वन शॉट्स और आ चुके हैं हमारे इस चैनल पे, जो कि है हिस्ट्री, सिविक्स और ज्योग्राफी के तीनों के फर्स्ट चैप्टर, जो कि हम क्लास 10th बोर्ड को टारगेट करते हुए बना रहे हैं। ठीक है, जो एग्जाम्स आपके 30 दिन में होने वाले हैं उसको टारगेट करते हुए बना रहे हैं ताकि आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए और पूरी चैप्टर का थॉरो रिवीजन हो जाए सिर्फ एक वन शॉट से। ठीक है, तो अगर आपने नहीं भी पढ़ाई की है तो आप हमारे वीडियो देख लोगे तो आपको बहुत हेल्प मिल जाएगी, बहुत अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद आप चाहो तो बहुत सारी चीजें खुद से भी लिख सकते हो एग्जाम में, और अगर उसके बाद आप चाहो तो बुक को भी रेफर कर सकते हो, आपको बहुत आसानी होगी। ठीक है, सो आज हम स्टार्ट करेंगे नेशनलिज्म इंडिया पार्ट 2 में। ठीक है, सो पहले देखते हैं कि इसमें क्या क्या है। तो आज जानते हैं हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारा लेक्चर सॉल्ट मार्च से, जो कि था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। ठीक है, हमने यहीं पे रोका था वीडियो को और यहां पे मैं आपको बताने जा रहा हूं कि ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट एक्चुअली में क्या था। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल महात्मा गांधी बिलीव दैट सॉल्ट वाज अ पावरफुल सिंबल दैट कुड यूनाइट द नेशन। देखो सॉरी, अब देखो सॉल्ट एक ऐसी चीज था ना बॉस कि आप देखते हो कोई भी कुछ भी आप आज खाते हो आज के टाइम पे, तो सॉल्ट बहुत नेसेसरी है। बिना सॉल्ट के कुछ नहीं हो सकता। आपकी सब्जी में मसाले नहीं रहे चलेगा, ठीक है, बट सॉल्ट नहीं रहे तो नहीं चलेगा, है ना। सॉल्ट बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट था। और उस टाइम पे क्या था, ब्रिटिश ने क्या किया था कि सॉल्ट पे टैक्स लगा दिया था। ठीक है, सॉइल जो बनता था, सॉइल का प्रोडक्शन होता था, उस पर टैक्सेशन था। तो नॉर्मल लोग जो थे वो सॉल्ट बना नहीं पा रहे थे। ठीक है, सिर्फ ब्रिटिश बना सकते थे। तो यहां से इस मार्च को शुरू किया था, इस सॉल्ट मार्च के से स्टार्ट किया जाता है कि सॉल्ट लॉ को हम लोग तोड़ेंगे। ठीक है, इस मोटिव से महात्मा गांधी ने बिलीव किया था, महात्मा गांधी को लगता था कि सॉल्ट एक पावरफुल सिंबल है जिसे हम लोगों को यूनाइट कर सकते हैं। देखो सॉरी, सॉल्ट एक ऐसी चीज थी जिसकी नीड हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको थी। ठीक है, ऐसा कोई रिलीजन या कोई कास्ट या कुछ नहीं था, कोई रेस नहीं थी जिसको सॉल्ट की नीड नहीं थी। ठीक है, सॉल्ट एक बाइंडिंग फैक्टर हो सकता था इस मतलब जो लोग जिनमें डिस्ट्रीब्यूशन हो गया था, ब्रिटिश ने जो लोगों को डिवाइड कर दिया था उसको, उन लोगों को यूनाइट करने के लिए। ठीक है, सॉरी, सो अब बात करते हैं टैक्स ऑन सॉल्ट एंड द गवर्नमेंट्स मोनोपोली ओवर इट्स प्रोडक्शन। ठीक है, सॉल्ट पे टैक्स लग गया था और गवर्नमेंट की मोनोपोली थी इसकी प्रोडक्शन के ऊपर। ठीक है, उसने क्या किया, रिवील किया मोस्ट क्रूअल साइड ऑफ ब्रिटिश रूल। ठीक है, अब सॉल्ट पे आपने टैक्स लगा दिया है, गवर्नमेंट की मोनोपोली हो गई इसकी प्रोडक्शन, मतलब सिर्फ जिसका प्रोडक्शन था वो सिर्फ गवर्नमेंट कर सकती थी। ठीक है, तो वो सबसे क्रूअल साइड दिखाता है ब्रिटिश रूल का। इरविन जो थे, लॉर्ड इरविन, ठीक है, वो रेडी नहीं थे कि इन सब चीजों पे इसकी डिमांड के ऊपर बात की जाए। ठीक है, लॉर्ड इरविन उस टाइम पे थे और वो रेडी नहीं थे कि इन चीजों के ऊपर बात की जाए। ठीक है, इस तरह का सिचुएशन वहां पे चल रहा था। ठीक है, फिर गांधी जी ने जब देखा कि इरविन बात करने को तैयार नहीं है, ठीक है, और सॉल्ट बहुत नेसेसरी है, सॉल्ट पे इतना ज्यादा टैक्सेशन हो जाएगा, सॉल्ट इतना महंगा हो जाएगा तो लोग अफोर्ड कैसे करेंगे। ठीक है, तो गांधी जी ने सोचा कि अब मैं एक मूवमेंट को लॉन्च करता हूं। ठीक है, अभी तक मैं नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट फेल हो चुका था। ठीक है, गांधी जी ने विड्रॉ कर लिया था उसको। ठीक है, 1922 में, और ये 1930 का टाइम था जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को लॉन्च किया जा रहा था। ठीक है, अब देखो क्या है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, वो जानते हैं। गांधी जी ने स्टार्ट किया सॉल्ट मार्च को, कहां से, साबरमती आश्रम से। सबको ही जानते होंगे बट फिर भी साबरमती आश्रम से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, 12 मार्च 1930 में। ठीक है, फॉर दांडी जाने के लिए। ठीक है, कोस्टल टाउन ऑफ गुजरात। दांडी क्या था, एक कोस्टल टाउन था गुजरात का, वहां जाने के लिए। ठीक है, ऑन 6 अप्रैल को, ठीक है, वो लोग दांडी पहुंच जाते हैं। देखिए 12 मार्च को ये लोग शुरू हुए थे चलना और 6 अप्रैल को ये लोग पहुंच जाते हैं। ठीक है, पैदल यात्रा थी और यहाँ पे इन्होंने सॉल्ट लॉ को तोड़ दिया। जो सॉल्ट लॉ बनाया गया था ब्रिटिश द्वारा किया, सॉल्ट जो है वो सिर्फ ब्रिटिश प्रोड्यूस करेगी और आम आदमी नहीं कर सकता है, और उसके ऊपर टैक्सेशन का जो सिस्टम था उसको तोड़ा। ठीक है, कैसे, सॉरी, बाय बॉइलिंग सी वाटर। इन्होंने क्या किया, सी वाटर को बॉइल किया। ठीक है, और वहां से जो एवापोरेशन का प्रोसेस होता है उससे सॉल्ट बनता है, तो वहां पे इन्होंने सॉल्ट बनाया। दिस मार्क द बिगिनिंग ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, और यहां से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की बिगिनिंग हुई।
तो किस तरह से हुई देख लिया, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट की। सो अब यहां से मूवमेंट कैसे कैसे स्प्रेड हुआ वो जानेंगे, ठीक है। सॉरी यार मेरी थोड़ी तबियत डाउन है अभी, बट एग्जाम्स बहुत पास है तो लेक्चर रहना बहुत जरूरी था, कंटिन्यूस रहना बहुत जरूरी है, इसलिए मैं वीडियोस बना रहा हूँ। सो थोड़ा सा आप मैनेज करना। तो मूवमेंट जब स्प्रेड हुआ तो फॉरेन क्लोथ्स को बॉयकॉट किया गया, जैसे कि नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट में हमने जाना था पार्ट 1 में, अगर आपने नहीं देखी आप जाके देख लो, ठीक है। मैंने अच्छे से समझाया हुआ उसमें क्या हुआ था। तो वहां पे भी फॉरेन क्लोथ्स का बॉयकॉट था, यहाँ पे भी बॉयकॉट है, ठीक है। पीजेंट्स रिफ्यूज टू पे रेवेन्यू एंड चौकीदार टैक्सेस। पीजेंट्स ने रेवेन्यू देने से मना कर दिया, बोला कि हम टैक्सेस नहीं भरेंगे और चौकीदार टैक्सेस भी नहीं देंगे, ठीक है। ये सब चीजें हम नहीं देंगे। मैं आपको बता दूं, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वाज वन ऑफ द मोस्ट वायलेंट मूवमेंट ऑफ द हिस्ट्री, ठीक है। गांधी जी के जितने मूवमेंट थे उसमें सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट एक ऐसा मूवमेंट था जो बहुत वायलेंट था, इसमें बहुत ज्यादा मतलब कि लड़ाई वगैरह हुई थी, ठीक है, इस मूवमेंट में, ठीक है। विलेज ऑफिसर्स रिजाइन, जो विलेज के ऑफिसर्स थे उन्होंने क्या किया, रिजाइन कर दिया, ठीक है। इन बहुत सारे जगहों पे क्या हुआ, फॉरेस्ट पीपल ने फॉरेस्ट लॉ को तोड़ा। सभी अपने अपने जगह पे लॉस को तोड़ने की कोशिश करते हैं। गांधी ने शॉर्ट लॉ ब्रेक किया, जगह जगह पे जो लॉस थे, जो जिनसे लोगों को बांध दिया गया था, बाइंड कर दिया गया था, उन सारे लॉस को तोड़ने की कोशिश की जा रही थी, ठीक है। तो फॉरेस्ट में जो लोग रहते थे उन्होंने फॉरेस्ट लॉ को तोड़ा, ठीक है। इस तरह चीज चल रही थी, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया सिविल डिसोबीडियंस कैसे हो रहा था, कैसे स्टार्ट हुआ, किस तरह से काम चीजें चल रही थी, ठीक है। अब बात करते हैं कॉलिंग ऑफ में। सो यहां पे क्या हो रहा था ये देखते हैं। ड्यूरिंग सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट पीसफुल सत्याग्रहीज वेर अटैक्ड, वुमेन एंड चिल्ड्रन वेर बीटन एंड अरेस्टेड, ठीक है। देखो यार मैंने आपको बताया कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वाज वन ऑफ द मोस्ट वायलेंट मूवमेंट, ठीक है। इसमें क्या हो रहा था, जो पीसफुल सत्याग्रही थे, सत्याग्रही कौन थे मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया है, आप चेक कर लो, ठीक है। उन पे अटैक किया गया, वुमेन पर अटैक किया गया, चिल्ड्रन पर अटैक किया गया, उनको मारा गया, उनको अरेस्ट किया गया, ठीक है। क्या ये वायलेंट नहीं था, वायलेंट था कि नहीं था, तो ये एक वायलेंट एक्ट था, ठीक है। अब देखो उसके बाद व्हेन अब्दुल गफ्फार खान वाज अरेस्टेड, अब्दुल गफ्फार खान एक पर्सनालिटी थे, उस टाइम के लीडर थे, ठीक है। उनको अरेस्ट कर लिया जाता है अप्रैल 1930 में, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ, जब 1930 में उनको अरेस्ट कर लिया गया तो सेवरल वायलेंट इंसिडेंट टुक प्लेस इन पेशावर। पेशावर में बहुत सारे वायलेंट इंसिडेंट हुआ, क्योंकि अब्दुल गफ्फार खान एक फेमस लीडर थे, पर्सनालिटी थे, ठीक है। तो उनके अरेस्ट के कारण क्या हुआ, उनके जो फॉलोअर्स थे उन्होंने बहुत सारा वायलेंट इंसिडेंट वहां पे शुरू कर दिया, ठीक है, पेशावर में। उसके बाद इस सिचुएशन में क्या हुआ, महात्मा गांधी ने मूवमेंट को वापस बुलाया। जैसे महात्मा गांधी ने नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट को विड्रॉ किया था, क्यों, चौरी चौरा इंसिडेंट और अवध में जो पीजेंट्स का रिवॉल्यूशन था उसके कारण, फिर ट्राइबल जो हुआ था उसके कारण, ठीक है। मैंने आपको बताया डिटेल में, आप देख लो, ठीक है। बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे भी हुआ, ये जब मूवमेंट जो है वायलेंट हो गया, ठीक है। ये चीजें तो आप देख रहे हो कि वुमेन लोग को मारा गया, चिल्ड्रन को मारा गया, अरेस्ट किया गया। अब्दुल गफ्फार खान जब उनको अरेस्ट किया गया तो जो मूवमेंट है वो उसमें वायलेंट एक्शन होने लगे, ठीक है। तो महात्मा गांधी ने वापस से मूवमेंट को कॉल ऑफ कर लिया, मतलब विड्रॉ कर लिया, और एक पैक्ट साइन किया लॉर्ड इरविन के साथ, ठीक है। उस टाइम पे लॉर्ड इरविन ही थे। लॉर्ड इरविन के साथ एक पैक्ट साइन होता है जिसको कहा गया, जो कि 5 मार्च 1930, डेट बहुत इंपॉर्टेंट है यार, डेट कब हुआ था ये, ठीक है, कब साइन हुआ था ये याद रखना। इसको बोला गया गांधी इरविन पैक्ट, ठीक है। देखो इस तरह के आपको 3-4 पैक्ट मिलेंगे, ठीक है, गांधी इरविन पैक्ट, पूना पैक्ट, ठीक है। तो आप नोट करते जाना कि किसमें क्या हुआ था, गांधी इरविन पैक्ट कब साइन हुआ था। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को जब हम लोग विड्रॉ किए थे गांधी जी ने, तब गांधी इरविन पैक्ट आया था। इसको याद कैसे कर सकते हो, देखो इरविन, लॉर्ड इरविन का टाइम याद रखो, ठीक है, किस टाइम पे लॉर्ड इरविन थे, ठीक है। अब और उसी टाइम पे, और आप देखो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कब था, 1930 में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था, ठीक है। इरविन भी 1930 में थे, तो जाहिर सी बात है उनका जो जब उस टाइम जो अगर कोई पैक्ट साइन हुआ होगा तो वो गांधी और इरविन के बीच में हुआ होगा, ठीक है। तो गांधी इरविन पैक्ट यहां से आता है, ठीक है, याद रखो। अब रीलॉन्चिंग ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को रीलॉन्च किया गया था, ठीक है। इसके बारे में बात करते हैं। देखो दिसंबर 1931 में, एक साल के बाद, ठीक है, गांधी जी लंदन चले गए सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में को बताया था क्या होता है, ठीक है। तो वहां पे गांधी जी क्या हुआ कि लंदन चले गए सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए, बट द ब्रिटिश गवर्नमेंट रिफ्यूज टू रिलीज द प्रिजनर्स, ठीक है। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने रिफ्यूज कर दिया कि हम जो प्रिजनर्स है जिनको हमने पकड़ा है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के दौरान, ठीक है, उनको हम नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। ये चीजें हो रही थी। फिर जब गांधी जी वापस से राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से वापस से इंडिया आते हैं, ठीक है, ही फाउंड दैट कांग्रेस हैड बीन डिक्लेयर्ड इलीगल।
जो कांग्रेस पार्टी बनाई गई थी उसको इलीगल डिक्लेयर कर दिया गया था ब्रिटिश के द्वारा, और अब्दुल गफ्फार खान एंड जवाहरलाल नेहरू वे इम्प्रिजन। अब्दुल गफ्फार खान तो पहले से इम्प्रिजन थे, अब जवाहरलाल नेहरू को भी ले लिया गया प्रिजन में, ठीक है। ये गांधी जी ने देखा जब वो इंडिया वापस आए, ठीक है। एज अ रिजल्ट महात्मा गांधी इसके कारण इन सब चीजों को देखने के बाद गांधी जी ने वापस से सोचा कि अब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को वापस से रीलॉन्च करने की जरूरत है, ठीक है। दिस मूवमेंट वाज कंटिन्यू फॉर ईयर, और फिर से ये मूवमेंट 1 साल तक चलता है, और बाद में इसका मोमेंटम चला जाता है। जैसे नन कॉर्पोरेशन मूवमेंट का मोमेंटम 2 साल के बाद चला जाता है, वैसे ही इसका मोमेंटम जो था वो चला जाता है, ठीक है। अ फोर्स दैट इज गेन्ड बाय मूवमेंट बाय द ईयर 1934, जो मूवमेंट के कारण जो फोर्स आया था वो चला जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा था, सो यहां पे क्या हो रहा था कि मेनी नेशनलिस्ट डिड नॉट बिलीव इन नॉन वायलेंट मेथड फॉर अचीविंग फ्रीडम, ठीक है। देखो गांधी जी का जो वेपन था वो क्या था, नॉन वायलेंस, ट्रुथ, ठीक है। लेकिन बहुत सारे नेशनलिस्ट थे जो ये बिलीव करते थे कि नॉन वायलेंस से हम लोग फ्रीडम नहीं पा सकते। गांधी जी ने बहुत ट्राई कर लिया, बहुत मूवमेंट ले आए, ठीक है, इससे कुछ नहीं हो रहा है नॉन वायलेंस से, अब हमें वायलेंट मेजर्स लेने पड़ेंगे, ब्रिटिश जिद्दी है, उसको हराना है तो वायलेंट मेजर लेने पड़ेंगे, ऐसा नेशनलिस्ट का सोचना था। और यहां से फॉर्मेशन होता है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी का, ठीक है। ये एक दूसरा ग्रुप था। बेसिकली ये जो ग्रुप था ये बिलीव करता था कि वायलेंस से ही फ्रीडम ऑफ लिया जाना चाहिए, ठीक है, लिया जा सकता है, क्योंकि ब्रिटिश बहुत जिद्दी है, ठीक है। 1928 में कुछ नेशनलिस्ट थे जैसे भगत सिंह, ठीक है, जतिन दास, ये भगत सिंह की फोटो है, जतिन दास, अजय घोष, ठीक है, उन्होंने ये जो ग्रुप था हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी HSRA इन 1928 इन्होंने फॉर्म किया, ठीक है। इन चारों ने मिलकर नेम से रखना कि इन्होंने फॉर्म किया, तीनों ने, ठीक है, मिलकर 1928 में, ठीक है, एट अ मीटिंग इन फिरोज शाह कोटला ग्राउंड, दिल्ली में एक ग्राउंड है फिरोज शाह कोटला, वहां पे इन्होंने मीटिंग की और वहां पे इन्होंने इस जो रिपब्लिकन आर्मी है इसकी एस्टेब्लिशमेंट की, इसका फॉर्मेशन किया, ठीक है। इस तरह से इनका बिलीव क्या था कि नॉन वायलेंस से अब फ्रीडम अचीव नहीं की जा सकती है। अब देखो वापस से यहाँ पे स्वराज आता है, स्वराज के बारे में बात करेंगे। स्वराज का मतलब इंडिपेंडेंस होता है, मैंने आपको बताया। तो मीनिंग ऑफ स्वराज वाज डिफरेंट फॉर डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। देखो मैंने आपको बताया था पार्ट 1 में कि स्वराज का जो आइडिया था उसका कोई पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं था, उसको हर ग्रुप अपनी तरह से इंटरप्रेट करने की कोशिश कर रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखो वही बताया जा रहा है कि डिफरेंट सोशल ग्रुप्स को डिफरेंट तरह से इंटरप्रेट कर रहे थे। दीज वेयर कंट्री साइड में रिच पीजेंट कम्युनिटी, जो अमीर फार्मर कम्युनिटी थी, ठीक है, जैसे उनको बोलते थे पतीदार, गुजरात में पतीदार थे, ठीक है, जाट्स थे उत्तर प्रदेश के, ठीक है, वो लोग सपोर्टर्स थे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के। ये लोग क्या कर रहे थे, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को सपोर्ट कर रहे थे, ठीक, कंट्री साइड की बात हो रही है, ठीक है। फॉर देम द फाइट फॉर स्वराज वाज अ स्ट्रगल अगेंस्ट हाई रेवेन्यूज, ठीक है। इनके लिए स्वराज का मतलब क्या था, स्वराज का मतलब इनके लिए था कि जो हाई रेवेन्यूज ब्रिटिश हमसे चार्ज कर रही है, देखो पहले से ये लोग थे अमीर फार्मर कम्युनिटी जो थी, इनकी बात की जा रही है। तो इन लोग के लाइफ में स्वराज का मतलब क्या था कि ब्रिटिश जो है वो हमसे हाई रेवेन्यू चार्ज कर रही है, उसके अगेंस्ट कि हाई रेवेन्यू चार्ज ना करे, ठीक है, इनके लिए वो स्वराज का मीनिंग था। तो सभी कोई सारा ग्रुप जो है, अलग अलग ग्रुप जो था, ठीक है, वो लोग स्वराज को अपने तरह से ले रहा था, उसका मीनिंग अपनी तरह से सोच रहा था, ठीक है। अब देखो ये तो हो गई रिच फार्मर्स की बात। अब पुअर फार्मर्स का क्या था, पुअर पीजेंट्री, ठीक है, इनको फाउंड इट डिफिकल्ट टू पे देयर रेंट टू द लैंडलॉर्ड्स, ठीक है। ये लोग लैंडलॉर्ड्स जो लैंडलॉर्ड्स थे, इनको रेंट पे करने में इनको बहुत प्रॉब्लम आ रही थी, ठीक है। एज द डिप्रेशन का कंटिन्यू रहा, जो वर्ल्ड वॉर 1 हुआ था उसके चक्कर में मैंने आपको बताया था पार्ट 1 में, ठीक है। दिस जॉइंट अ वैरायटी ऑफ रेडिकल मूवमेंट्स, ठीक है। तो ये लोग क्या किए, जो पुअर पीजेंट्री थे इन्होंने कुछ रेडिकल मूवमेंट ज्वाइन किए, ठीक है, often led by socialists and communists in the hope that they would not have to pay the rent any further, ठीक है। देखो उस टाइम पे क्या था, बहुत सारे सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट रेडिकल मूवमेंट हो रहे थे, ठीक है। तो ये लोग ने, जो पुअर पीजेंट्री है, इन लोगों ने उसको ज्वाइन किया, क्यों, ताकि इस होप में कि हमें जो है अब ज्यादा रेंट पे नहीं करना पड़ेगा अगर हम इसे ज्वाइन करते हैं, इस स्ट्रगल से कुछ ना कुछ होगा, इस तरह से, ठीक है, ये सोच रहे थे, ठीक है। आई होप आपको चीजें क्लियर होगी। इमेजिन करने की कोशिश करो सिचुएशन कैसी होगी उस टाइम पे, ठीक है। अब देखो
एसोसिएशन लाइक इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल कांग्रेस, ठीक है, एंड फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज अंडर द लीडरशिप ऑफ जी डी बिरला, पुरुषोत्तम ठाकुर दास एक्सेट्रा। बेसिकली जो रिच हाई क्लास पीपल थे उनके बारे में बात की जा रही है, ठीक है। जी डी बिरला हो गया, पुरुषोत्तम ठाकुर दास हो गया एक्सेट्रा, ये लोग बहुत वेल्दी पर्सन बोल सकते हैं। सपोर्टेड द, ये लोग ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को सपोर्ट किया, ठीक है। किस होप में? इन लोगों ने किस होप में सपोर्ट किया कि बिजनेस रिस्ट्रिक्शन को हटा दिया जाएगा। जो मतलब जो इंडस्ट्रियलिस्ट वगैरह है, ये बेसिकली इंडस्ट्रियलिस्ट थे, तो इन इंडस्ट्रियलिस्ट के लाइफ में जो बिजनेस रिस्ट्रिक्शन वगैरह लगाए गए थे ब्रिटिश के द्वारा, इन लोगों ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को सपोर्ट किया, ताकि इस होप में कि अगर हम इसे सपोर्ट करेंगे तो हमारे ऊपर जो रिस्ट्रिक्शन लगे, हमारे बिजनेस के ऊपर जो रिस्ट्रिक्शन लगे हैं वो हट जाएंगे, ठीक है। इन लोगों ने अपने मतलब सेल्फ मतलब कि फायदे के लिए किया, सब कोई अपने अपने फायदे को देखकर सपोर्ट कर रहे थे, ठीक है। इस तरह से ये लोग कर रहे थे, ठीक है। हमने देखा अभी थोड़ी देर पहले कि रिच पीजेंट्री क्यों कर रही थी, पुअर पीजेंट्री कैसे कर रही थी, और इंडस्ट्रियलिस्ट कैसे कर रहे हैं, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट। देखो, इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास अलग है। ये लोग जो मैंने आपको बताया, ये जी डी बिरला, पुरुषोत्तम ठाकुर, ये लोग इंडस्ट्रियलिस्ट थे, मतलब जो ओन करते हैं इंडस्ट्रीज को। इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास मतलब जो इंडस्ट्री में वो काम करते हैं, ठीक है। ये लोग सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं बहुत ज्यादा नंबर में, ठीक है, एक्सेप्ट नागपुर में। नागपुर रीजन में बहुत सपोर्ट करते हैं ये लोग, बट बाकी जगहों पे ये लोग उतना इंडल्ज नहीं होते हैं इसमें, ठीक है, ये चीजें। अब देखो, एन इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ दिस मूवमेंट, इस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का एक इंपॉर्टेंट फीचर अगर बात करते हैं तो क्या था? लार्ज स्केल पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन। इसमें वुमेन ने बहुत लार्ज स्केल में पार्टिसिपेशन किया था, बहुत वुमेन जुड़ी थी इससे। वुमेन जो थी वो गांधी जी के कॉल से इंस्पायर्ड थी, एंड दे बिगैन टू सी सर्विस टू द नेशन एज देयर सेक्रेड ड्यूटी। और उनका मानना था, वुमेन ये मानने लगी थी गांधी जी के विचारों से कि देश की सेवा करना हमारे लिए एक मतलब सैक्रेड मतलब प्योर, ठीक है, हमारी ड्यूटी है, ठीक है। हम ऐसा नहीं किसी कारणवश करें, हमारी ड्यूटी बनती है कि हम देश की सेवा करें। तो इसलिए वुमेन जो है बहुत ज्यादा मतलब मात्रा में यहाँ पे इन्होंने पार्ट लिया था, ठीक है, ये चीजें। सो नाउ वी कम टू द पॉइंट, द लिमिट्स ऑफ सिविल डिसोबीडियंस। मतलब क्या ऐसा चीज हुआ था कि वो लिमिट हो गया, क्यों रुक गया सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ठीक है। नन कॉर्पोरेशन मूवमेंट में मैंने आपको बताया था कि क्या लिमिट्स थे, एकदम लास्ट स्लाइड में मैंने आपको बताया हुआ है कि क्या लिमिट्स थे, क्यों रुक गया था, ठीक है। तो यहाँ पे भी बताते हैं क्या लिमिट्स था। देखो, दलित्स और अनटचेबल्स, ठीक है, उस टाइम पे देखो अनटचेबिलिटी तो एग्जिस्ट करती थी सोसाइटी में, ठीक है, आज भी करती है लेकिन बहुत कम करती है, ठीक है। दलित्स हो गए जो इनको अनटचेबल बोला जाता था, ठीक है, और मुस्लिम जो हो गए, इन लोगों ने एक्टिवली पार्टिसिपेट इस मूवमेंट में नहीं किया था, ठीक है। देखो, नन कॉर्पोरेशन मूवमेंट में मैंने आपको बताया था फर्स्ट पार्ट में कि मैं आपको डिफरेंस बताऊंगा दोनों मूवमेंट के बीच में। देखो, नन कॉर्पोरेशन मूवमेंट में क्या था ना कि खिलाफत इशू को सपोर्ट करने के लिए नन कॉर्पोरेशन मूवमेंट को भी स्टार्ट किया गया था, ये भी रीजन था, ठीक है, इसलिए मुस्लिम ने नन कॉर्पोरेशन मूवमेंट को सपोर्ट किया था। बट यहाँ पे आप देखोगे कि मुस्लिम का एक्टिव पार्टिसिपेशन आपको नहीं दिखेगा, कि ऐसा नहीं था किसी ने नहीं किया था, बट एक्टिवली पार्टिसिपेशन आपको नहीं दिखेगा यहाँ पे। और दलित्स और अनटचेबल्स जो थे उन्होंने भी सपोर्ट नहीं किया था, ठीक है। गांधी जी ने दलित्स को हरिजन बोला, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, दलित्स को हरिजन बोला था। हरिजन का मतलब होता है चिल्ड्रन ऑफ गॉड, मतलब गॉड के बच्चे, ठीक है। ही बिलीव दैट स्वराज वुड नॉट कम फॉर 100 years इफ अनटचेबिलिटी वाज नॉट एलिमिनेटेड। उनका मानना था कि जो स्वराज है, मतलब जो इंडिपेंडेंस है, वो 100 सालों तक आगे 100 सालों तक नहीं आने वाला जब तक हम लोग अनटचेबिलिटी को खत्म नहीं कर देते हैं, ठीक है, उनका ये मानना था। ही ऑर्गेनाइज सत्याग्रह फॉर देम, ठीक है, सत्याग्रह उन्होंने ऑर्गेनाइज किया टू सिक्योर देयर एंट्री इनटू टेम्पल्स, ताकि इन लोगों को टेम्पल्स में एंट्री मिल सके जहां इन लोगों को नहीं जाने दिया जाता था, ठीक है। उसके बाद एक्सेस टू पब्लिक वेल्स में इनको आने दिया जाए, टैंक्स यूज करने दिया जाए, रोड्स यूज करने दिया जाए, स्कूल्स यूज करने दिया जाए। पहले ना यार ऐसी सिचुएशन थी कि जब मान लो गांव है, ठीक है, तो एक गांव में अगर दलित मतलब जो अनटचेबल्स है वो अगर एंटर कर रहे हैं गांव में, तो इनको फोर्स किया जाता है कि आप मतलब कि साउंड करो, मतलब आप जैसे एक प्लेट है, प्लेट को बजाओ या कोई बर्तन बजा के आप अंदर आओ, कुछ भी आवाज करके आप अंदर आओ जब आप आ रहे हो। मतलब इससे लोगों को पता चल जाता है कि हाँ दलित यानी अनटचेबल्स गांव में एंटर कर रहे हैं, ठीक है, तो लोग जो है वो साइड में रहते थे। तो इस तरह का सोचो क्या मेंटालिटी रहा होगा लोगों का, कैसा सिचुएशन होगा उस टाइम पे, ठीक है। तो गांधी जी ने यही कहा कि अगर स्वराज चाहिए भैया, अगर इंडिपेंडेंस चाहिए,
तो पहले जो ये अनटचेबिलिटी इसको खत्म करना पड़ेगा, तभी तभी कुछ हो सकता है। लोगों को साथ में आना पड़ेगा। इस तरह से अलग अलग होकर कुछ फायदा नहीं है, कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। ब्रिटिश इसी का तो फायदा उठा रहे थे, ठीक है। तो गांधी जी ने कोशिश किया कि लोग, इन जो दलित हैं उनको टेम्पल्स में एंट्री मिल जाए, पब्लिक वेल से इनको यूज करने दिया जाए, टैंक्स यूज करने दिया जाए, रोड्स यूज करने दिया जाए, स्कूल्स यूज करने दिया जाए, ठीक है। ये सब चीजें गांधी जी हिमसेल्फ, और इस चीज को देखो, दलित का जो काम था, इस चीज को गांधी जी मतलब डिग्निफाई करने के लिए खुद उन्होंने, ठीक है, टॉयलेट साफ किए हैं, ठीक है, टू डिग्निफाई द वर्क ऑफ भंगी। देखो भंगी जो थे, भंगी जो ग्रुप था, भंगी था स्वीपर्स का ग्रुप, ठीक है, उनको स्वीपर्स बोलते थे, जो क्लीनिंग वगैरह का काम करते थे, ठीक, कूड़ा वगैरह का, ठीक है। तो गांधी जी ने इन लोगों की जो वर्क था इसको डिग्निफाई करने के लिए गांधी जी ने खुद टॉयलेट साफ किया, ठीक है। तो ये दिखाने के लिए किया कि मतलब ये कोई छोटा काम नहीं है, ठीक है, अपना काम करना कोई छोटा काम नहीं है, ठीक है, और ये कोई खराब काम नहीं है। हम स्वच्छता फैला रहे हैं, हम सफाई कर रहे हैं, ठीक है, इस तरह से ये है ना। गांधी जी अर्ज द अपर क्लास टू चेंज देयर माइंडसेट रिगार्डिंग द अनटचेबल। देखो मैंने को बताया कि जो अपर क्लास थे वो फोर्स करते थे कि आप जो थाली बजा के आओ, आप बर्तन बजा के आओ जब आ रहे हो तो गांधी जी ने अपर क्लास को कन्विंस करने की कोशिश की कि आप भैया आप अपना माइंडसेट चेंज करो, ठीक है, ये कहाँ से ये फालतू माइंडसेट आप ले आए हो, ठीक है, अनटचेबल्स के लिए, तभी कुछ हो सकता है। तो माइंडसेट चेंज करो, तभी आपका ये फायदा होगा इस चीज में, ठीक है। ये सब चीजें गांधी जी ने की थी, ठीक है। स्टैंड ऑफ दलित लीडर्स, ठीक है। अब देखो दलित को हेल्प करने के लिए यहाँ पे एक और बहुत फेमस पर्सनैलिटी आते हैं, ठीक है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने डिमांड किया रिजर्व सीट्स का, ठीक है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर भी एक दलित कम्युनिटी के पर्सन थे, ठीक है, जिन्होंने बहुत बचपन में बहुत कुछ झेला था, अनटचेबिलिटी को लेके उन्होंने बहुत कुछ देखा था, इसलिए उनको पता था कि कैसा सिचुएशन होता है एक दलित के साथ, एक अनटचेबल के साथ, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने अच्छी खासी पढ़ाई करके फिर उन्होंने दलित के लिए स्टैंड लेना शुरू किया, ठीक है, और एक बहुत फेमस दलित लीडर बने, और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की मतलब रचना भी उन्होंने की थी, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, वो रिजर्व सीट्स की डिमांड किए, ठीक है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में, ठीक है, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन थे, स्कूल कॉलेजेस वहां पे, ठीक है, और सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड की, ठीक है, दैट वुड चूज दलित मेंबर्स फॉर लेजिस्लेटिव काउंसिल। देखो मैंने आपको नेशनलिज्म इन यूरोप या फिर शायद मैंने पावर शेयरिंग में आपको एक चीज बताई थी कि रिजर्वेशन होते हैं एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में और मतलब कि पार्लियामेंट वगैरह में, ठीक है, कुछ सीट्स रिजर्व किया जाए ताकि हर कम्युनिटी, हर ग्रुप का कोई ना कोई रिप्रेजेंटेटिव वहां जाके बैठ सके, गवर्नमेंट में बैठ सके, ताकि उनकी तरफ की बात भी सुनी जा सके, ठीक है। तो इसलिए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने डिमांड किया कि एक सेपरेट इलेक्टोरेट हो, ठीक है, जहां पे दलित मेंबर्स को भी लेजिस्लेटिव काउंसिल में चुना जाए, ठीक है, और उनके लिए रिजर्व सीट हो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में। मतलब उन लोग जो घुस नहीं पाते हैं, वो लोग पढ़ नहीं पाते हैं, तो उनके लिए कुछ सीट्स को रिजर्व कर दिया जाए स्कूल कॉलेज में, ताकि वो लोग वहां पे पढ़ सके, ठीक है। ये सब चीजें, ठीक है। देखो अब अंबेडकर ऑर्गेनाइज द दलित्स इनटू द डिप्रेस क्लास एसोसिएशन 1930, ठीक है। डिप्रेस क्लास एसोसिएशन बनाया गया था 1930 में, ठीक है। यहां पे अंबेडकर ने क्या किया, दलित्स को इसमें ऑर्गेनाइज किया, ठीक है। हिज व्यूज डिफर्ड विथ महात्मा गांधी। अंबेडकर और महात्मा गांधी के व्यूज में बहुत क्लैश था, ठीक है। क्या था देखो, ठीक है, एट सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस एज डॉक्टर बी आर अम्बेडकर डिमांडेड सेपरेट टेरिटरी फॉर दलित्स। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, ठीक है, एक सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड की थी दलित के लिए, ठीक है, बट गांधी जी को यह पसंद नहीं आया, ठीक है। वह ब्रिटिश गवर्नमेंट एडमिटेड अम्बेडकर्स डिमांड, ठीक है, जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बोला कि हाँ ठीक है भैया हम अम्बेडकर की डिमांड को एक्सेप्ट करते हैं, उनको तो मजा आएगा ना, उनको डिवाइड एंड रूल करना था, ठीक है। गांधी जी ने स्ट्रांगली इसको अपोज किया और बिगेन अ फास्ट एंड टू डेथ, मतलब भूख हड़ताल, ठीक है, बोले कि हड़ताल करेंगे, भूखे रहेंगे, ठीक है, जब तक ये जो चीज है, ये जो डिमांड की गई, जो ब्रिटिश ने एडमिट की है, इसको वो खारिज ना करे, ठीक है। क्यों गांधी जी ने ऐसा किया? क्यों पर्सनल ग्रज? नहीं, ऐसा नहीं था। क्यों किया? देखो, गांधी जी बिलीव दैट सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर दलित्स, अगर दलित्स को सेपरेट इलेक्टोरेट दिया जाएगा तो जो इंटीग्रेशन गांधी जी जो लगे हुए हैं कि लोगों को इंटीग्रेट करें, लोगों को एक साथ जोड़े, तो वो जो पूरी मेहनत है वो बेकार हो जाएगी या फिर स्लो हो जाएगी, ठीक है, लोग इंटीग्रेट नहीं हो पाएंगे, ठीक है। पूरा इंडिया एक तरफ, ठीक है, दलित्स का इलेक्टोरेट एक तरफ। तो गांधी जी क्या चाह रहे थे? गांधी जी ने, मैंने आपको बताया पिछली स्लाइड में, गांधी जी चाह रहे थे कि जो दलित है उनको टेम्पल्स में एंट्री मिले, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में एंट्री मिले,
वो पब्लिक वेल्स पॉइंट्स वगैरह यूज कर सके, रोड्स यूज कर सके, ठीक है, ये सब चीजें। तो गांधी जी क्या चाहते हैं कि हम लोग दलित्स को, ठीक है, मेन स्ट्रीम जो कंट्री है उसमें जोड़ सके, जिनको किसी रीजन से पास्ट में अलग कर दिया गया था, हम उनको एक साथ ला सके, मेन स्ट्रीम में जोड़ सके। जो मेन स्ट्रीम चल रही है लोगों की, उसमें दलित को भी हम ऐड कर सके ताकि दोनों मिक्स हो जाए, ठीक है। बट यहाँ पे सेपरेट एडिटोरियल की डिमांड करते हुए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर वापस से इनको अलग दिखा रहे हैं। तो गांधी जी ने बोला कि ये चीज नहीं होनी चाहिए, ठीक है, मैं इस पे काम कर रहा हूँ, ये प्रोसेस मेरा और स्लो हो जाएगा, ठीक है। तो देखा जाए तो दोनों की बात गलत नहीं थी, ठीक है। यहाँ पे अम्बेडकर अल्टीमेटली एक्सेप्टेड गांधी जी पोजिशन। अम्बेडकर ने फिर बाद में समझा कि गांधी जी क्या करना चाह रहे हैं, उनका एम क्या है, तो उन्होंने फिर उसको एक्सेप्ट किया। एंड एज अ रिजल्ट फिर यहाँ पे साइन होता है पूना पैक्ट ऑफ सितंबर 1932 वो साइन, पूना पैक्ट को साइन किया गया 1932 में, ठीक है। तो ये सब चीजें चल रही थी, ठीक है। आई होप आप पिक्चराइज कर पा रहे होंगे कि कैसे 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 क्या हो रहा था, ठीक है। सो नाउ विल मूव ऑन टू हिंदू मुस्लिम क्लैश, ठीक है। ब्रिटिश ने जो पॉलिसी अपनाई थी डिवाइड एंड रूल की, तो उसके कारण हिंदू मुस्लिम डिवाइड हो गए थे। अब उसके बारे में बात करते हैं, हिंदू मुस्लिम क्लैश के बारे में, ठीक है। देखो, जब नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट और खिलाफत मूवमेंट डिक्लाइन हो गया ना, मैंने आपको बताया 1922 में दोनों खत्म हो गए थे, ये भी और ये भी, ठीक है। अ लास्ट सेक्शन ऑफ मुस्लिम फेल्ट सेपरेटेड फ्रॉम द कांग्रेस, ठीक है। मुस्लिम कम्युनिटी क्या हुई कि कांग्रेस से सेपरेट फील करने लगी। क्यों फील करने लगी? क्यों उनको लगा कि कांग्रेस जो है वो मुस्लिम्स के सपोर्ट में नहीं है? क्यों उनको लगा कि कांग्रेस जो है वो एक अलग पार्टी है, वो हमारे सपोर्ट में नहीं, हम मतलब वो मुस्लिम्स पे ध्यान नहीं देती? क्यों ऐसा लगा? क्यों एक फीलिंग आया? क्यों वो सेपरेट हो गए कांग्रेस से? ये देखते हैं, ठीक है। फ्रॉम द मिड 1920, ठीक है, 1920 की मिड से बात करते हैं अगर, मतलब 1921 के टाइम की अगर बात करें, 1920 से 21 के बीच का टाइम, ठीक है। कांग्रेस केम टू बी मोर एसोसिएटेड विद ओपनली हिंदू रिलीजियस नेशनलिस्ट ग्रुप लाइक हिंदू महासभा। देखो इस टाइम पे क्या हुआ ना, कांग्रेस जो है उनका एसोसिएशन बहुत सारे हिंदू रिलीजियस जो नेशनलिस्ट ग्रुप थे उनके साथ होने लगा, ठीक है। प्रॉब्लम ये थी कि मुस्लिम ग्रुप्स थे लेकिन बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं थे, बहुत ज्यादा उनका मतलब कि बोलते हैं ना कि उनका उतना उनका ऑरा नहीं था, ठीक है, उतना उनका मतलब कि वर्चस्व नहीं था। लेकिन हिंदू महासभा का वर्चस्व ज्यादा था, ठीक है। तो मुस्लिम्स ने नोटिस किया कि जो कांग्रेस है वो ज्यादा हिंदू रिलीजियस नेशनलिस्ट ग्रुप्स के साथ मतलब जुड़ रही है, ठीक है। तो यहां से उनको एक सेपरेशन का फीलिंग आया, सही से बात है, किसी को भी आएगा। एज अ रिजल्ट हिंदू मुस्लिम कम्युनल क्लैशेस शुरू हो गए, ठीक है, कम्युनल क्लैश शुरू हो गया और राइट्स होने लगे वेरियस सिटीज में, अलग अलग सिटीज में, ठीक है। तो समझिए क्यों इनको सेपरेशन का फीलिंग आने लगा, ठीक है। देखो बेसिकली आप यहाँ पे एग्जांपल लेके देखोगे तो मान लो कि मुस्लिम कम्युनिटी है, ठीक है, और कांग्रेस है। तो मुस्लिम कम्युनिटी और कांग्रेस जो है वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, ठीक है। कांग्रेस का बेस्ट फ्रेंड भी है, ठीक है। अब अगर आप देखोगे, अगर आप बॉयफ्रेंड हो और आपकी गर्लफ्रेंड है, आपकी गर्लफ्रेंड का बेस्ट फ्रेंड है, तो बेस्ट फ्रेंड के साथ ज्यादा अगर बातचीत होती है तो बॉयफ्रेंड को दिक्कत होती है, ठीक है। बहुत रफ, बहुत आसान भाषा में समझो यार, ठीक है। तो आपको प्रॉब्लम होगी ना, आपकी गर्लफ्रेंड अगर बेस्ट फ्रेंड से बात करे तो आपको प्रॉब्लम होगी ना, ठीक है। तो यही चीज यहाँ पे हो रही है, ठीक है। मुस्लिम कम्युनिटी बीइंग अ कम्युनिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, अगर कांग्रेस किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को पकड़ के, किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को पकड़ के मतलब उनको उसके साथ एसोसिएशन ज्यादा होगा तो तीसरा जो मतलब कम्युनिटी उसको प्रॉब्लम होगा, ठीक है। ये चीजें हो रही थी, ठीक है। अब देखो, अब हम बात करेंगे कि हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग में क्या अंतर था, ठीक है। हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग में क्या अंतर था? ग्रुप दोनों थे, दोनों नेशनल ग्रुप थे, हिंदू महासभा भी, मुस्लिम लीग भी। मुस्लिम लीग के लीडर थे मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक है, और हिंदू महासभा। तो कांग्रेस ने क्यों हिंदू महासभा के साथ एसोसिएशन किया, मुस्लिम लीग के साथ क्यों नहीं किया, ठीक है, ये देखते हैं। देखो एक ही डिफरेंस था, ठीक है, इन द ओपिनियन ऑफ कांग्रेस के ओपिनियन में सिर्फ एक डिफरेंस था। मुस्लिम लीग वाज बेस्ड ऑन द रिप्रेजेंटेशन इन द फ्यूचर असेंबलीज दैट वर टू बी इलेक्टेड, ठीक है। मुस्लिम लीग क्या थी? बेस्ड थी रिप्रेजेंटेशन पे, जो फ्यूचर असेंबलीज में जो इलेक्ट होंगे उनके ऊपर। देखो आसान भाषा में बात करें तो फ्यूचर असेंबलीज में जो इलेक्शन होंगे, ठीक है, उनमें जो रिप्रेजेंटेशन होगा उसके ऊपर मुस्लिम लीग बेस्ड थी, ठीक है। मुस्लिम लीग चाहती थी कि हमारा भी रिप्रेजेंटेशन हो उस चीज में, ठीक है। ये सब चीजें, यही अंतर था हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग में, ठीक है। लीडर जो थे मुस्लिम लीग के, मोहम्मद अली जिन्ना वांटेड रिजर्व सीट्स फॉर मुस्लिम इन सेंट्रल असेंबली, जबकि हिंदू महासभा का ऐसा कोई डिमांड नहीं था। लेकिन मुस्लिम लीग का डिमांड था मोहम्मद अली जिन्ना का कि मुस्लिम के लिए रिजर्व सीट्स हो सेंट्रल असेंबली में, ठीक है। वापस से बांटने की बात की जा रही थी और हिंदू महासभा में ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है। इसलिए कांग्रेस जो है वो हिंदू महासभा के साथ एसोसिएट हो रही थी।
ठीक है। ही वॉज विलिंग टू गिव अप द डिमांड ऑफ फॉर सेपरेट टेरिटरी फॉर 2 कंडीशन। अब देखो यहाँ ही कौन है, मोहम्मद अली जिन्ना की बात हो रही है, ठीक है। मोहम्मद अली जिन्ना बोले कि भैया हम सेपरेट टेरिटरी का डिमांड जो है वो 2 कारण पे छोड़ देंगे, हम नहीं मांगेंगे रिजर्व सीट्स फॉर मुस्लिम्स, हम नहीं मांगेंगे मुस्लिम के लिए सेपरेट टेरिटरी, लेकिन मेरा 2 कंडीशन है। क्या कंडीशन है? 2 शर्त है। क्या शर्त है वो देखते हैं। पहला शर्त, मुस्लिम वेयर अश्योर्ड रिजर्व सीट्स इन सेंट्रल असेंबली। बोला कि मुस्लिम को रिजर्व सीट दे दो सेंट्रल असेंबली में, हम सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम, जैसे दलित के लिए मांग रहे थे बी आर अम्बेडकर, वैसे यहाँ पे मोहम्मद अली जिन्ना की डिमांड थी कि सेपरेट इलेक्टोरेट हो मुस्लिम के लिए। तो बोले कि हम नहीं मांगेंगे अगर मेरा 2 कंडीशन पूरा किया जाए। 2 कंडीशन क्या? पहला कि मुस्लिम के लिए अश्योर्ड रिजर्व सीट्स हो सेंट्रल असेंबली में, ठीक है। और दूसरी, रिप्रेजेंटेशन वुड बी इन प्रोपोर्शन टू द पॉपुलेशन इन मुस्लिम डोमिनेटेड प्रोविंसेस, ठीक है। देखो बंगाल पंजाब में, ठीक है, मुस्लिम की जो पॉपुलेशन है उसके हिसाब से उनका रिप्रेजेंटेशन होगा, जितनी पॉपुलेशन होगी उसके प्रोपोर्शन में, ठीक है। तो इस तरह से मान लो कुछ पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, उनका रिप्रेजेंटेशन भी वैसा होना चाहिए ज्यादा, अगर कम है तो कम होना चाहिए, इस तरह से बात की गई है, ठीक है। बेसिकली ये 2 मेन कंडीशंस थी उनकी, ठीक है। 1928 में, ठीक है, 1928 में ऑल द एट द ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस, एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस था, वहां पे क्या हुआ, एमआर जयकर ऑफ द हिंदू महासभा के एमआर जयकर थे, उन्होंने स्ट्रांगली अपोज किया जिन्ना के डिमांड्स को। उन्होंने जिन्ना ने जो ये 2 डिमांड्स की थी, जो कंडीशंस थी, इनको स्ट्रांगली अपोज किया किसने? एमआर जयकर ने, ठीक है। कहां पे? ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में 1928 में, ठीक है। तो एक देख सकते हो क्रोनोलॉजी में कैसे चीजें चल रही हैं, किस तरह से सब चीजें हो रही है, वो मैं आपको समझाने जा रहा हूं, ठीक है। अब बात करते हैं सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग की, ठीक है। नेशनलिस्ट मूवमेंट स्प्रेड थ्रू द एक्सपीरियंस ऑफ यूनाइटेड स्ट्रगल्स। नेशनलिस्ट मूवमेंट कैसे स्प्रेड होता है? जब लोग यूनाइट होते हैं तभी नेशनलिस्ट मूवमेंट जो है वो स्प्रेड होता है, ठीक है। नेशनलिज्म की फीलिंग तभी आती है जब लोग एकजुट होकर काम करते हैं। नेशनलिज्म यूरोप जब मैं पढ़ा रहा था आपको 1 शॉट सीरीज में, तो मैंने आपको समझाया था कि नेशनलिज्म कैसे कैसे आता है, क्या क्या चीजें जो नेशनलिज्म लाने में हेल्प करती हैं, तो वो सब मैंने आपको बताया हुआ है। आप देखो उसको, आपको बहुत क्लियरिटी हो जाएगी इस चीज के ऊपर, ठीक है। हिस्ट्री, फिक्शन, फोकलोर, सॉन्ग्स, पॉपुलर प्रिंट्स एंड सिंबल्स ऑल प्लेड अ पार्ट इन द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म। ये सब चीजें हैं, जैसे हिस्ट्री हो गई हमारी हिस्ट्री, ठीक है, जो फिक्शन हो गई मतलब कि काल्पनिक किताबें, फोकलोर, सॉन्ग्स, पॉपुलर प्रिंट्स हो गए मतलब ये प्रिंट वगैरह जो हम लोग करवाते हैं न्यूज़पेपर्स एंड ऑल, पैम्पलेट्स एंड ऑल, सिंबल्स हो गए, ये लोग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं नेशनलिज्म मतलब कि लाने में, ठीक है। इट वॉज सीन इन इंडिया ड्यूरिंग इट्स फ्रीडम मूवमेंट इन द फॉलोइंग वेज, ठीक है। फ्रीडम मूवमेंट जब इंडिया में चल रहा था तो इस टाइम पे ये सब चीजें देखी गई कुछ वेज में, जो दिखाते हैं कैसे, ठीक है। पहली चीज, द आइडेंटिटी ऑफ अ नेशन इज ऑफन सिंबलाइज्ड इन अ फिगर और इमेज, ठीक है। जो आइडेंटिटी है नेशन का वो एक फिगर या इमेज में सिंबलाइज करने की कोशिश की गई थी। जैसे इमेज ऑफ भारत माता, देखो भारत माता का एक इमेज आप देखते होंगे, ठीक है, किताब बुक वगैरह में बना रहता है बहुत बार, अब तो शायद नहीं आता है बट पहले रहता था हमारी कॉपीज में। तो भारत माता का जो इमेज है वो बनाया गया था, वॉज फर्स्ट क्रिएट हुआ, किसने बनाया था? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। 1870 में ये पिक्चर उन्होंने बनाई थी जब उन्होंने वंदे मातरम लिखा, ठीक है, फॉर आवर मदरलैंड। वंदे मातरम भी इन्होंने ही लिखा था, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने, ठीक है। भारत माता की पिक्चर भी इन्होंने बनाई थी, ठीक है। तो भारत माता क्या बोलते, जैसे अब मैंने आपको जब नेशनलिज्म यूरोप पढ़ाया था मैंने आपको बताया था वहां पे, ठीक है, कि फादरलैंड की एक फादरलैंड का कॉन्सेप्ट लाया गया था, ठीक है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के दौरान। इसी तरह यहाँ पे भारत माता बोला गया, ठीक है। तो भारत माता का कॉन्सेप्ट लाया गया लोगों को यूनाइट करने के लिए, अब वंदे मातरम लिखा गया हमारी मदरलैंड के लिए, ठीक है। लेटर दिस सॉन्ग वॉज इंक्लूडेड इन हिज नॉवेल आनंदमात एंड वाइडली संग बाई फ्रीडम फाइटर्स, ठीक है। बाद में ये सॉन्ग इनकी नॉवेल थी आनंदमात में ऐड किया गया, और हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे इन्होंने बहुत बड़े स्तर पे इसको गाया, इस गाने को, ठीक है। द इमेज ऑफ भारत माता वॉज फर्स्ट पेंटेड बाय रविन्द्रनाथ टैगोर। इमेज ऑफ भारत माता जो है इनको पहली बार पेंट किसने किया? रविन्द्रनाथ टैगोर। देखो यहां कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्रिएट किसने किया? देखो क्रिएट किसने किया? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने क्रिएशन किया, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, मतलब इमेज बनाई उन्होंने। पहली बार पेंट किसने की? रविन्द्रनाथ टैगोर में, ठीक है। यहां पे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। सॉरी, इंडियन फोक सॉन्ग्स एंड फोक टेल्स संग बाई बार्ड, सॉरी,
हाँ, इंडियन फोक सॉन्ग्स और फोक टेल्स थी जो कि संग बाय बार्ड वैंडरिंग पोएट्स। वैंडरिंग पोएट्स मतलब जो पोएट्स होते थे वो एक जगह से दूसरी जगह वैंडर करते थे, ठीक है, घूमते रहते थे, तो उनके द्वारा गाई जाती थी फोक सॉन्ग्स, फोक टेल्स वगैरह इंडिया के बारे में, ठीक है। उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया नेशनलिज्म के आइडिया को इमर्ज करने में, ठीक है, कि लोग जो पोएट्स आते थे जगह जगह घूमते थे और इंडिया के फोक सॉन्ग्स या फोक टेल्स को मतलब कि गाते थे, तो लोगों के अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग जो है थी वो जाग रही थी, ठीक है। बंगाल में रविंद्रनाथ टैगोर और मद्रास में नतेशा शास्त्री, इन्होंने मैसिव कलेक्शन ऑफ फोक टेल्स और सॉन्ग्स को कलेक्ट किया विच लेट द मूवमेंट फॉर फोक रिवाइवल, ठीक है। फोक रिवाइवल का मूवमेंट यहाँ से स्टार्ट होता है। इन्होंने बहुत सारा फोक टेल्स और फोक सॉन्ग्स का कलेक्शन किया इन दोनों ने, जिसमें रविंद्रनाथ टैगोर ने और नातीशी शास्त्री। नातीशी शास्त्री कहाँ के थे? मद्रास के। रविंद्रनाथ टैगोर बंगाल के, ठीक है। ये पूरा फैक्ट है भाई, इसको आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ कोई ऑप्शन नहीं है। ये सब चीज़ें जो है वो आपको याद करनी पड़ेंगी, पर्सनालिटीज के नेम एंड ऑल। ये थोड़ा हिस्ट्री का एक थोड़ा सा ड्रॉबैक है कि आपको चीज़ें याद करनी पड़ती हैं, कुछ सब सारी चीज़ें आपको कहानी के दौरान समझाई नहीं जा सकती हैं, ठीक है, कुछ याद करना पड़ेगा। तो ये फैक्ट है, याद कर लो, ठीक है। ज़्यादा बड़े फैक्ट है नहीं, लिख लोगे, डेली रिवाइज करोगे। मैंने आपको सोशल स्टडीज़ को कैसे अटेम्प्ट करें बिल्कुल अच्छे तरीके से एग्जाम में और एग्जाम से पहले, अभी जो टाइम बाकी है उसको कैसे अच्छे से यूटिलाइज करें सोशल स्टडीज़ को पढ़ने के लिए, ठीक है, वो मैंने आपको एक सेपरेट वीडियो में बताई हुई है। आप जाके उस वीडियो को देखो, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। वहाँ मैंने आपको बताया किस तरह से पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद स्वदेशी मूवमेंट के दौरान क्या हुआ था? ड्यूरिंग स्वदेशी मूवमेंट, ठीक है। स्वदेशी का मतलब मैंने आपको बताया था पार्ट 1 में, जो डोमेस्टिक गुड्स होते हैं उनको बोलते हैं स्वदेशी, ठीक है। तो स्वदेशी मूवमेंट के दौरान क्या हुआ? अ ट्राई कलर, ठीक है, ट्राई कलर रेड, ग्रीन एंड येलो फ्लैग वॉज डिजाइंड इन बंगाल, ठीक है। एक रेड, ग्रीन, येलो फ्लैग बंगाल में डिजाइन किया गया था, ठीक है। इट हैड 8 लोटसेस, इसमें 8 लोटसेस थे। ये हम लोग पुराने फ्लैग की बात कर रहे हैं, जो पहला फ्लैग जो इंडिया के लिए डिजाइन हुआ था उस फ्लैग की बात कर रहे हैं, ठीक है। उसमें 8 लोटसेस थे, मतलब 8 कमल के फूल थे, रिप्रेजेंटिंग 8 प्रोविंसेस। जो इंडिया में जो 8 प्रोविंस थे उसको रिप्रेजेंट करता था ये 8 लोटस, ठीक है। एंड अ क्रिसेंट मून रिप्रेजेंटिंग हिंदूज एंड मुस्लिम्स। ये क्रिसेंट मून हिंदू और मुस्लिम को दिखाता था उस ट्राइकलर फ्लैग में, ठीक है। तो ये पहला जो फ्लैग था उसके बारे में बात की जा रही है, ठीक है। 1921 में गांधी जी हैड डिजाइन द स्वराज फ्लैग। गांधी जी ने फिर एक फ्लैग को डिजाइन किया, स्वराज फ्लैग को। इट वाज अ ट्राई कलर हैविंग अ स्पिनिंग व्हील। इसमें क्या था? इसमें भी 3 कलर थे, लेकिन इसमें एक स्पिनिंग व्हील थी, ठीक है। एक स्पिनिंग व्हील भी थी बीच में, ठीक है। जो चरखा होता है उसके वो बेसिकली वो बीच में लगाया गया था, ठीक है। आप गूगल पे सर्च करना, ठीक है, इवोल्यूशन ऑफ इंडियन मैप, इंडियन फ्लैग्स, तो आपको एक पिक्चर दिख जाएगी इतनी बड़ी सी, उसमें सारे फ्लैग्स दिए हुए। तो 1 बाय 1 जो मैं बता रहा हूँ वही फ्लैग्स आपको दिखाए जाएंगे, ठीक है। उसमें एक चरखा भी बीच में डाला गया था, इन द सेंटर रिप्रेजेंटिंग गांधीयन आइडियल ऑफ सेल्फ हेल्प, ठीक है। ये सब चीजें अब देखो, नेशनलिज्म थ्रू इंडियन हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री। अब हमारी जो हिस्ट्री है, देखो अभी जो हम पढ़ रहे हैं, जो हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं वो मॉडर्न हिस्ट्री है, ठीक है। मिडिवल हिस्ट्री आती है, इससे मतलब इससे पहले के टाइम की मिडिवल हिस्ट्री उसको बोलते हैं, जिसमें मुगल पीरियड था, ठीक है, जहाँ पे तुगलक वगैरह देखने को मिलते हैं, ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक वगैरह की बात होती है, ठीक है, उन सब लोगों की बात होती है, ठीक है। महाराणा प्रताप एंड ऑल जो लोग थे, और मराठा का जो शुरुआत हुआ था वो सब वहाँ पे बात होती है, उसको बोलते हैं मिडिवल पीरियड। फिर उससे पहले की बात करते हैं तो एंशिएंट पीरियड आता है, इंडस वैली सिविलाइजेशन, जैनिज्म, बुद्धिज्म, ठीक है, ये सब चीजें एंशिएंट में होती है। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि नेशनलिज्म कैसे इमर्ज किया एंशिएंट हिस्ट्री के थ्रू, ठीक है। देखो, another means of creating feeling of nationalism was that the nationalist writers urged the readers to take pride in India's great achievement। इंडिया के जो बड़े बड़े अचीवमेंट थी उस प्राइड लेने की बात कर रहे थे, ठीक है। जो नेशनलिस्ट राइटर थे इस टाइम के, ये लोग बताते थे कि एंशिएंट में हम ऐसे थे, हमारे पास ये कुछ था, तो ताकि एक प्राइड हो। आज भी अगर आप यार पढ़ते हो ना एंशिएंट हिस्ट्री, तो आपको एक प्राइड होगा खुद में कि हमारी जो सभ्यता थी, इंडस वैली सिविलाइजेशन, वो इतनी बड़ी सभ्यता थी, इतनी हाईटेक थी, इतनी डेवलप्ड सभ्यता थी, ठीक है, जो पूरी दुनिया में कहीं नहीं थी। और आज भी बहुत जगहों पे ऐसी सभ्यता, मतलब कैसा टाउन प्लानिंग वगैरह आज भी नहीं है, तो एक प्राइड लेने की चीज है। तो वही यहाँ पे नेशनलिस्ट राइटर भी कर रहे थे, ये लोग भी एंशिएंट हिस्ट्री लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे थे कि हम कितने, मतलब कि हमारे पास कितना अचीवमेंट था, हमारी कितनी ग्रेट अचीवमेंट थी, ठीक है, ताकि लोगों के जो मिजलेनियर कंडीशंस है ब्रिटिश रूल के अंदर उसको खत्म किया जा सके, ठीक है। आज भी अगर आप साउथ इंडिया जाते हो, साउथ इंडिया जाओ कभी,
तो वहां आप देखना कितने बड़े बड़े टेम्पल्स बने हुए हैं, वो सिंगल रॉक पे जो पूरा टेम्पल बना हुआ है सिर्फ कटिंग करके, ठीक है। तो वो कितनी बड़ी अचीवमेंट है, ठीक है। वैसा आर्किटेक्चर आपको कहीं देखने को नहीं मिलता है। तो ये सब चीज़ें इंडिया की जो है वो बहुत बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स है, ठीक है, जिसे बार बार से लोग देखने को आते हैं इंडिया, ठीक है। तो इस तरह से लोगों के अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग को मतलब जगाने की कोशिश की जा रही थी, ठीक है। अब यहाँ पे एक चेक पॉइंट आया है जो आपने जो भी पढ़ा उसके बारे में कुछ क्वेश्चन है। व्हेन एंड वेयर द डिमांड ऑफ पूर्ण स्वराज वाज एक्सेप्टेड बाय कांग्रेस, पूर्ण स्वराज का डिमांड कहाँ एक्सेप्ट हुआ था, ठीक है, ये सब चीज, ठीक है। तो बेसिकली पूर्ण स्वराज का जो डिमांड है वो लाहौर में हुआ था, मैंने आपको बताया, लाहौर सेशन ऑफ कांग्रेस में, ठीक है। ड्यूरिंग विच मूवमेंट वॉज द इंडियन ट्राइकलर फ्लैग फर्स्ट डिजाइन, किस मूवमेंट के दौरान डिजाइन हुआ था, मैंने आपको अभी जस्ट बताया। आता है तो कमेंट सेक्शन में लिखो, ठीक है, अब नहीं आता है तो कॉपी पे नोट कर लो, याद कर लेना। हु हैज फर्स्ट क्रिएटेड इमेज ऑफ भारत माता, अभी मैंने आपको बताया किसने, यहाँ पे क्या पूछा है, ध्यान रखना, क्रिएट पूछा है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, ठीक है, और पेंट पूछेगा तो रविन्द्रनाथ टैगोर, ठीक है। पर्सन हु वर्कड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ फोक कल्चर इन मद्रास, मद्रास में कौन किए थे, ठीक है, अभी 2 साल पहले मैंने आपको बताया, उसका नाम याद रखना, ठीक है। नॉवेल आनंदा माथ वॉज रिटन बाई, किसने लिखा था, ठीक है, ये भी आपको याद करना, एक बार आप गूगल कर लेना, ठीक है, किसने लिखा था, बट मैंने आपको अभी बताया है, ठीक है, वो भी आप वही उन्होंने ही लिखा था नॉवेल को, ठीक है। सो अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स आ गए गाइस, ठीक है, कि क्या क्या हुआ था शुरुआत से, ठीक है। पार्ट 1 से लेकर पार्ट 2 तक जो भी मैंने पढ़ाया है उसके बारे में सारे इवेंट्स है, तो वो मैं एक बार आपको छोटा सा ग्लिम्स देता हूँ, समझा देता हूँ ताकि आपको क्रोनोलॉजी याद हो जाए, ठीक है। आपको अगर लिखने का मन नहीं है तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके प्रिंट आउट निकलवा लो, ये क्रोनोलॉजी आपको याद रहेगी, ठीक है, इस तरह से। देखो एक सेकंड में थोड़ा पेन चेंज करके, ये रेड कलर का ही है। देखो महात्मा गांधी इंडिया रिटर्न हुए थे 1915 में, ठीक है। फिर गांधी जी चंपारण गए थे, वहाँ पे प्लांटेशन सिस्टम को के अगेंस्ट में लोग पीजेंट्स को हेल्प करने के लिए। 1916 क्यों गए थे, कैसे गए थे, सब मैंने बताया पार्ट 1 में, डिटेल में एकदम जाकर चेक कर लो, ठीक है। जो बुक में नहीं है वो भी मैंने आपको बताया हुआ है, ठीक है। गांधी जी ऑर्गेनाइज सत्याग्रह इन खेड़ा डिस्ट्रिक्ट, क्यों गए थे, कैसे गए थे, सब बताया हुआ है पार्ट 1 में, चेक कर लो, ठीक है। गांधी जी वेंट टू अहमदाबाद कॉटन मिल वर्कर्स को हेल्प करने के लिए, ठीक है, वहां पे क्या हुआ था वही मैंने आपको बताया। डिटेल्स उत्तर प्रदेश पीजेंट्स ऑर्गेनाइज बाय बाबा रामचंद्र, ठीक है, ये भी मैंने आपको बताया, अवध वाला पीजेंट का कहानी वही है, ठीक है। खिलाफत मूवमेंट बॉम्बे में फॉर्म हुआ, हड़ताल हुआ, रॉयल एक्ट में क्या हुआ, जनरल ऑफ मांग मसाकर कैसे हुआ, क्या हुआ, सब मैंने बताया हुआ है, ठीक। 1919 में हुआ, डेट खाली मैं आपको रिविजन करवा दे रहा हूँ डेट का। गांधी जी कन्विंस अदर लीडर्स टू नीड टू स्टार्ट नॉन कंपल्सरी मूवमेंट स्टार्ट करने के लिए गांधी जी ने कन्विंस किया। मुस्लिम लीग, मुस्लिम कुछ जो खिलाफत मूवमेंट के जो फाउंडर्स थे उनसे बात हुई, मोहम्मद अली शौकत अली से, उन सबसे बात हुई, ठीक है। वो सब चीज़ें यहाँ पे मैंने बस बताई है। 1920 में नॉन कंपल्सरी मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, याद रखना, ठीक है। उसके बाद ये रॉलेट एक्ट वगैरह जो है इनकी तो डेट भाई खास करके याद रखना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, खिलाफत कमेटी की भी, ठीक है, ये सब चीज़ें। फिर 1921 में नॉन कंपल्सरी मूवमेंट और खिलाफत मूवमेंट को लॉन्च किया गया था, ठीक है, लेकिन पूछेगा तो डेट आपको यही लिखनी है, यहाँ पे लॉन्च हुआ था ऑफिशियली, बट यहाँ पे इसका शुरुआत हो चुकी थी। 1922 में चौरा इंसिडेंट होता है जहाँ पे नॉन कंपल्सरी मूवमेंट को विड्रॉ कर लेके, मैंने आपको बताया अभी, ठीक है, थोड़ी पहले। फिर अलूरी सीतारामन राजू को अरेस्ट कर लिया गया, ठीक है, जो आंध्र प्रदेश में ट्राइबल स्ट्रगल हुआ था उसमें 1924 में, पार्ट 1 में बताया है, ठीक है। फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज वॉज फॉर्म्ड, ये मैंने नहीं बताया क्योंकि इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा नहीं था, बट इसको याद रखना कि इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज फॉर्मेशन हुआ था 1927 में, ठीक है, डेट है, याद कर लेना। साइमन कमीशन इंडिया में आया, ठीक है, किस तरह से हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी बना, ठीक है, दोनों का डेट सेम है, 1928 में दोनों चीज़ें हुई थी। गो बैक साइमन के नारे लगे थे, ठीक है, और यहाँ पे किसने, भगत सिंह और वगैरह जो 2 लीडर थे उन्होंने बनाया था, घोष और एक और थे, ठीक है। लॉर्ड इरविन अनाउंस अ वेग ऑफर ऑफ डोमिनियन स्टेटस फॉर इंडिया, लाहौर कांग्रेस सेशन, और कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज को एक्सेप्ट किया, अडॉप्ट किया, कब, 1929 में, ठीक है। 3 चीजें यहाँ में हो रही थी, लाहौर कांग्रेस भी, लाहौर सेशन ऑफ कांग्रेस में ही कांग्रेस ने डिमांड की थी पूर्ण स्वराज के, वहीं पे अडॉप्ट होता है, तो उसी के बारे में बताया गया, ठीक है। और डोमिनियन स्टेटस ऑफ इंडिया के बारे में एक वेग ऑफर दिया गया था लॉर्ड इरविन का, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट याद रखा कि 1929 में आया था, ठीक है, पार्ट 1 में बताया हुआ मैंने। और ये जो है ये बाकी आज की क्लास के आ गया, ठीक है। बी आर अम्बेडकर ने डिप्रेस क्लासेस एसोसिएशन बनाया जिसमें इन्होंने दलित को इंक्लूड किया, अभी मैंने आपको बताया। गांधी ने शॉर्ट लॉ ब्रेक किया, सब 1930 में हुआ था।
फिर गांधी जी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को एंड कर दिया, गांधी इम्पैक्ट हुआ, सेकेंड राउंड में कॉन्फ्रेंस हुआ 1931 में। स्क्रीनशॉट लेते जाओ, अगर लिखने का मन नहीं है प्रिंट आउट निकलवा के फाइल में लगा के रख लो या स्टेपलर करके रख लो, और रोज 5 मिनट रिवाइज किया करो, ठीक है। पूना पैक्ट साइन हुआ डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के और महात्मा गांधी, ठीक है, के बीच में पूना पैक्ट साइन हुआ, मैंने आपको बताया ये भी चीज, और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को रिलॉन्च किया गया था, वही मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो ये सब चीजें थी आज के लेक्चर में। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी सो पेशेंटली, और तैयारी अच्छे से करते रहो। कोई भी दिक्कत आती है लेक्चर में, कोई भी कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम हुई हो, कोई भी डाउट हो, बिना चिंता के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो। मैं जो नेक्स्ट वीडियो लेके आऊंगा उसके पहले मैं आपको इसके बारे में जो भी आपको डाउट होगा उसको मैं क्लियर कर दूंगा, ठीक है। कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। मेरे जो वीडियोस है वो डेली शाम 4 बजे अपलोड हो जाती है हमारे चैनल पे, और इसलिए अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दो, सब्सक्राइब करो चैनल को, और नोटिफिकेशन बेल को दबा दो ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। और अच्छा सा अगर आपको वीडियो बिल्कुल सही में सच में पसंद आती है तो एक बार कमेंट जरूर करना, अपना फीडबैक देना वीडियो में कि वीडियो कैसा लगा, ठीक है। और कुछ सुधार करने की जरूरत है वही बताना, मैं उसको फिर इंप्रूव करने की कोशिश करूंगा। एंड थैंक यू सो मच, और अच्छे से पढ़ते रहो, वन शॉट्स को फॉलो करो, ठीक है। और इसके बाद मेरी एक क्वेश्चन की सीरीज भी आएगी। जो भी मैं चैप्टर्स यहाँ पे कंप्लीट करवा रहा हूँ ना, जो भी चैप्टर्स मैं कंप्लीट कर रहा हूँ सोशल स्टडीज में वन शॉट के थ्रू, ठीक है, उस चैप्टर्स के बाद मैं उस चैप्टर की एमसीक्यूज भी लेके आऊंगा। अभी मेरा पहला प्लान है कि मेरा जो पहला एमसीक्यू लेक्चर आएगा वो लाइव लेक्चर होगा, ठीक है। वो जो एमसीक्यूज की सीरीज होगी वो पूरी तरह से लाइव होगी, तो वो आप ताकि आप ज्वाइन कर सको, आप साथ में मेरे क्वेश्चन आंसर वगैरह कर सको। तो ये संडे या मंडे को आएगी, ठीक है, हमारे जो एमसीक्यूज की लेक्चर है, ठीक है, लाइव होगी। तो आप उससे पहले एक काम करो, वन शॉट जो है नेशनलिज्म इन यूरोप का, ठीक है, वो पूरा अच्छे से पढ़ लो, समझ लो, क्योंकि उसी पे वन शॉट होगी, उसी पे एमसीक्यूज की जो क्वेश्चन जो लाइव जो आएगी वीडियो उसी पे होगी। और उसमें मैं आपको अराउंड 50 से 60 क्वेश्चन कराऊंगा, जिससे आपका पूरा चैप्टर वापस से रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। पूरी प्रैक्टिस मैं करवा दूंगा, सो स्टूडेंट की चिंता करने की बात नहीं है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइज, हैव अ गुड डे।